परिभाषा। आगे हम आपको पुनः मिल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको विकास को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक को बताते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने बताया था ना, मुख्य रूप से दो कारक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव के विकास को आधार प्रदान करने वाले दो कारक मुख्य रूप से कौन से हैं, तो वंशानुक्रम है और वातावरण। तो वंशानुक्रम आपने पढ़ लिया है, आज हम लोग पढ़ेंगे वातावरण। वातावरण क्या है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा मुख्य कारक कौन सा है, वातावरण। अब देखते हैं वातावरण है क्या। वो सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाती हैं। यानी कहा गया कि व्यक्ति को भौतिक और अभौतिक जो वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, और यही जो प्रभावित करती हैं वही वातावरण कहलाती हैं। अब आइए देखते हैं क्या वातावरण से तात्पर्य उन बाहरी शक्तियों से है जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो भी शक्ति लेकर पैदा होता है, वातावरण उसे प्रभावित करके परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब यह है, पहले आपने देखा कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण है। किसके द्वारा हस्तांतरण होता है, माता पिता के द्वारा। किसमें होता है, बच्चे में होता है। और वो कारक का प्रभावित करते हैं बच्चे को, तो वो जन्म के पूर्व यानी जन्म लेने से पहले की अवस्था, यानी जो बालक जन्म लेता है तो माता पिता के गुणों को माता पिता के गुणों को लेकर जन्म लेता है, तो वो पहले से ही प्रभावित करती है। लेकिन जो वातावरण है वो बाह्य शक्ति है, वो बाह्य रूप से। देखिए, हम ये नहीं कह रहे जन्म के पूर्व भी मीन्स कहीं ना कहीं माँ के द्वारा बच्चे पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बाह्य रूप से पड़ रहा है, और जन्म के बाद भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है, चाहे भौतिक वस्तुओं से चाहे अभौतिक वस्तुओं से वो प्रभावित हो रहा है। तो उसका भी क्या है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो बाह्य रूप से हो रहा है। तो आइए हम आगे देखते हैं इसकी परिभाषा को, फिर से एक बार आपको पढ़ाते हैं। वह सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, वो पर्यावरण कहलाती हैं या वातावरण कहलाती हैं। परिधन आवरण, पर्यावरण जिसे वातावरण का दूसरा पर्याय हम लेते हैं पर्यावरण। तो परिधन आवरण, परि मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स ढका हुआ। इस प्रकार जो व्यक्ति को चारों तरफ से ढके हैं वो पर्यावरण कहलाता है। अब चारों तरफ से आ गया ना, चारों तरफ से क्या ढके व्यक्ति को, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक भौतिक है एक अभौतिक है, जो व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। तो आइए एक बार मेरे साथ पुनः आप बोलिए। देखिए, कभी भी आप पढ़ने बैठिए तो मन से पढ़िए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, रफ लीजिए आप, और मेरे एक एक शब्द को आप सुनिए और उसे नोट करते चलिए। जब आप स्वयं हाथ से लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं, वो भूलती नहीं है। आइए देखते हैं, वह सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाती हैं। वातावरण से तात्पर्य उन बाहरी शक्तियों से है जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो भी शक्ति लेकर पैदा होता है, वातावरण उसे प्रभावित करके परिवर्तित कर देता है। आइए देखते हैं परिभाषा। बच्चों, इसे हम पहले से मतलब 2 मिनट के अंदर में हम आपको लिख लेते हैं, इसलिए ज़्यादा सामने नहीं ले आते, उस टाइमिंग को हम छोटा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा समय ना लगे, आप बोरियत महसूस न करें। यदि एक एक वर्ड हम लिख के पढ़ाएंगे आपको तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा और आप नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ने की इच्छा भी होगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि आप कम समय में अधिक से अधिक पढ़ सकें। आइए देखते हैं परिभाषा।
वुडवर्थ के शब्दों में आनुवंशिकता में, देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है, पर किसके विषय में, वातावरण के विषय में, कि आनुवंशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते हैं। आनुवंशिकता में क्या है, देखिए आनुवंशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। अब देखिए इन्होंने कहा, किसने कहा, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जो वंशानुक्रम है उसमें बालक समान नहीं होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं उनके द्वारा जो जीन्स बच्चे में जाता है, बच्चे में जो जीन्स गया वो अलग अलग होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस। लेकिन वातावरण सबको क्या करता है, कहीं ना कहीं अनुकरण के द्वारा वो समानता की सीढ़ी पे लाकर खड़ा कर देता है। यानी बालक क्या है, भले ही कुछ अलग गुणों को लेकर जन्म लिया, लेकिन वातावरण में देखते देखते क्या अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका अनुकरण कर रहा है, और वह अन्य बच्चों की श्रेणी में समान रूप से या समानता को दिखाने की कोशिश करता है। यदि कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आदतें क्या करती हैं, हमेशा के लिए अस्थायी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ही शरारती है, बहुत उदंडता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन स्कूल गया, स्कूल का वातावरण है, वहाँ बच्चों को अनुशासन में रखा गया, तो क्या हुआ कहीं ना कहीं अनुशासन की भावनाएं उसके अंदर आने लगी। तो वातावरण क्या कर रहा है, पहले से जो उसके अंदर गुण विद्यमान है उसे वो क्या कर रहा है, परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। आइए देखते हैं दूसरी परिभाषा। टीडी इलिट ने कहा, टीडी इलिट के शब्दों में आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। इन्होंने कहा किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के, यानी कोई भी चेतन वस्तुएं हैं उनमें क्या प्रभावशाली उद्दीपन, यानी कुछ ऐसे उद्दीपन होते हैं जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करना चाहता है। अंतःक्रिया, देखिए प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया, जो उद्दीपन उसका यानी उसे जो प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कार्य करने के लिए, और उनसे मोटिवेट होकर वो क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है, के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। उसके क्षेत्र को क्या कहते हैं, वातावरण। यानी व्यक्ति के अंदर कुछ क्या होती है, शक्तियां पहले से विद्यमान है, लेकिन उन्हें बाहर विकसित करने के लिए हमें उद्दीपक की जरूरत होती है। स्टिमुलस से यदि उत्पन्न कर दिया जाए तो बालक क्या होता है, वातावरण में, उसी वातावरण में वह सीखने का प्रयास करता है, और दोनों की अंतःक्रियाएं सफल होती हैं, और लास्ट में बच्चा अन्य बच्चों की बराबरी में आकर खड़ा होता है। और जो वंशानुक्रम का प्रभाव है वो धीरे धीरे वातावरण क्या करता है, उसे कम करने लगता है, और वातावरण का प्रभाव उस पर प्रभावी होने लगता है। आइए देखते हैं वाटसन महोदय की परिभाषा। वाटसन महोदय ने कहा, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। वाटसन महोदय ने कहा, आपके सीखने में भी इनकी परिभाषा है। वाटसन महोदय क्या है, पहले भी बताया था, आपको पढ़ा रहे थे मनोविज्ञानकार, तो वाटसन व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, वाटसन महोदय के। इनके साथ स्किनर और वुडवर्थ ने भी इनका समर्थन किया, लेकिन जो जनक माने जाते हैं व्यवहारवाद के वो कौन है, वाटसन महोदय। तो इन्होंने अपनी बातों को लागू करते हुए कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, भले ही वंशानुक्रम के उसके अंदर गुण है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसने कहा, वाटसन महोदय ने कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। मतलब कहा इन्होंने कि वंशानुक्रम के जो गुण हैं तो उनको भी हम वातावरण के प्रभाव में परिवर्तित कर सकते हैं। हम चाहे, आप चाहे एक नवजात शिशु को, ऐसे शिशु को जो अभी सीखना प्रारंभ ही नहीं किया है, जन्म लेने के बाद उसकी जो सीखने की अवस्था है वो बस शुरुआती है, ऐसे नवजात शिशु को हमें दे दो, हम जो चाहे उसे बना सकते हैं। तो ये रहा वातावरण का अर्थ और परिभाषा। आगे हम आपको पुनः मिल रहे हैं। तो बच्चों हम आपको आगे पढ़ाने चल रहे हैं वातावरण के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि वातावरण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है। तो वातावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, पहला आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को कि आंतरिक वातावरण के अंतर्गत क्या आता है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत क्या आता है। तो आंतरिक वातावरण वह वातावरण है
जो बच्चों को जन्म से पूर्व माँ के गर्भ से ही प्रभावित करता है। ये अनेक प्रकार से बच्चे को प्रभावित करते हैं। देखिए, आंतरिक वातावरण वो है जो माँ के यानी जन्म से पहले ही कहीं न कहीं माँ के गर्भ से ही वो प्रभावित हो रहे हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि उनके आंतरिक यानी शारीरिक जो बनावट है वो आंतरिक रूप से उसे प्रभावित कर रहे हैं। इसमें कुछ विशेष ग्रंथियों का प्रभाव होता है, जिसके कारण यदि उनमें कमी हो जाती है तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं कौन-कौन सी ग्रंथियाँ हैं। पहला अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है गल ग्रंथि, तीसरा है यवन ग्रंथि, चौथा है तंत्रिका ग्रंथि और पांचवा है थायराइड ग्रंथि। आइए फिर देखते हैं बाह्य वातावरण। यह वह वातावरण है जो बच्चे के जन्म के बाद उस पर प्रभाव डालते हैं। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भौतिक पर्यावरण, फिर सामाजिक पर्यावरण, फिर आर्थिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। ये बच्चे को क्या करते हैं, बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ गया, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और क्या कहते हैं नदियां, पहाड़, भूकंप, ये सब क्या है, ये भौतिक पर्यावरण है। एक सिंपल सा, जैसे इस समय ठंडी पड़ रही है, बच्चा बहुत सीखना चाह रहा है, पेपर भी आ रहा है उसका, लेकिन क्या है ठंड की वजह से वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, ना सीख पा रहा है। हो सकता है ठंड की वजह से उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। तो ये सब क्या भौतिक पर्यावरण है जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। सामाजिक पर्यावरण में उसका परिवेश आ गया, घर परिवार, रिश्ता, माता पिता, ये सब क्या है, बच्चे के आसपास रहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक पर्यावरण, बहुत सीखना चाहता है पर उसके पास क्या है, आर्थिक प्रॉब्लम है, मतलब धन नहीं है, वो चाहकर भी जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो वो भी प्रभावित करते हैं। फिर सांस्कृतिक पर्यावरण, जो सांस्कृतिक हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब हैं, धर्म है, ये भी क्या करते हैं, बच्चे को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। फिर आपका है, जैसे राशन महोदय के अनुसार एक परिभाषा है बाह्य में कि पर्यावरण को बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहते हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा कि विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक है, वंशानुक्रम और वातावरण। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग जानते हैं। जैसे आज की हेडिंग क्या है आगे, कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले निम्न अन्य कारक होते हैं। आइए पहला देखते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं। जैसे बालक की मूलभूत, आप जाना है ना, रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो बच्चे के लिए क्या, सबसे पहले तो भोजन चाहिए। यदि उसे भोजन नहीं मिल रहा है और उसकी भूख शांत नहीं हो रही है, तो बच्चे का दिमाग किसी अन्य कार्यों में नहीं लगेगा। उसके बाद उसके अन्य आवश्यकता की चीजें मिलनी चाहिए। जैसे बालक विद्यालय गया, वो घर से भोजन करके नहीं गया, अब तो मिड डे मील की व्यवस्थाएं, मतलब पहले की बातें कर रहे हैं, आज भी वही है, ऐसा नहीं है। बच्चे की आवश्यकता नहीं पूरा हुई, उसके भूख लगी है, घर गया, तो कभी भी पढ़ नहीं पाएगा, कोई कार्य सीख नहीं पाएगा। या फिर उसे छोटी मोटी जरूरत की चीजें, जैसे पेंसिल, इरेजर और उसको शॉर्पनर नहीं मिल रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही है, या ऊपर से टीचर उन्हें डांट रहे हैं, तो वो जरूर क्या करेगा, दूसरे बच्चों को का या तो छीनेगा या झूठ बोलकर चोरी करेगा। तो ये भी क्या करते हैं, बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विकास या शारीरिक विकास या मानसिक विकास जो भी है, कहीं ना कहीं इससे भी, मूलभूत आवश्यकताओं से भी प्रभावित होता है। दूसरा है पारिवारिक परिवेश। यदि बालक के विकास, जैसे सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, बहुत सारे विकास है वो जुड़े हैं, तो उसमें सबसे अहम रोल होता है परिवार का। यदि परिवार का परिवेश शुद्ध है यानी कि अच्छा है, तो बालक के विकास भी अच्छे होंगे। यदि परिवार का परिवेश अच्छा नहीं है, गंदा है, तो बालक के नैतिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर भी, मानसिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला है आपका रोग तथा दुर्घटना। ये बच्चे बहुत
सीखने की इच्छुक हैं, लेकिन क्या है, उनका सीखने की प्रक्रिया और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे, नहीं सीखना चाह रहे हैं लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है और वो पूर्ण रूप से उनका सहयोग नहीं दे रहा है, या फिर दोनों से ही अचानक कोई दुर्घटना हुई। बालक क्या बहुत सीखने का इच्छुक है, लेकिन दुर्घटना बस वो क्या हुआ, उसका हो सकता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया या शारीरिक फिजिकली थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इससे क्या हुआ, उसका विकास प्रभावित हुआ। फिर है विद्यालय। विद्यालय का वातावरण भी बच्चों पर क्या है, हम कह सकते हैं कि विद्यालय का वातावरण कहीं ना कहीं 50% उसके विकास में योगदान देता है, क्योंकि बालक जो है सबसे पहले परिवार से निकलकर विद्यालय में ही जाता है सीखने। इसलिए विद्यालय का परिवेश हम चाहेंगे कि हम लोग यदि चाहें तो वो शुद्ध रहे और बच्चे पूर्ण रूप से वहाँ अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, अन्य विकास कर सकें। यहाँ इतना ही है कि इस विद्यालय का परिवेश भी क्या करता है, बालकों को प्रभावित करता है। फिर लास्ट में आपका समाज एवं संस्कृति। समाज और संस्कृति का भी बालकों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा बच्चों बाल विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। मुख्य तो थे, आपने देखा कौन कौन सा, वंशानुक्रम और वातावरण, लेकिन इनके अतिरिक्त भी ये इम्पॉर्टेंट है कि ये भी बच्चे को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सांवेगिक हो, कहीं ना कहीं उसे प्रभावित करते रहते हैं। तो बच्चों आज हम आपके सामने प्रश्नोत्तरी ले आए हैं। आपको प्रश्न बताएंगे, आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जितना वीडियो पढ़ाए हैं उसी में से आपका निचोड़ है। यदि आपने सही से वीडियो पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है। पूछा जा रहा है कि जो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है तो किसके अनुसार है, बताएंगे आप। तो बच्चों ये किसके अनुसार है आप बताइए। तो ये है वेलेंटाइन के अनुसार। किसके, वेलेंटाइन। किसने कहा, वेलेंटाइन ने कहा। क्या कहा बच्चों कि आपका जो शैशवावस्था है सीखने का आदर्श काल है, किसके अनुसार है, वेलेंटाइन के अनुसार। दूसरा प्रश्न आपका है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, मतलब आपराधिक जो प्रवृत्तियां होती हैं किस अवस्था में सर्वाधिक होती हैं। तो बच्चों बताइए किस अवस्था में सर्वाधिक होती है। तो ये सर्वाधिक जो अपराध की प्रवृत्ति होती है वो किशोरावस्था में होती है। किस में होती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था में होती है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, बालक में आत्म केंद्रित भावनाएं होती हैं। बालक में आत्म केंद्रित भावना किस अवस्था में होती है। तो आप बताएंगे किस अवस्था में होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बालक में आत्म केंद्रित जो भावनाएं होती हैं वो शैशवावस्था में होती है। किस में होती है बच्चों, शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था में होती है। फिर अगला प्रश्न है कि मेंडल ने प्रयोग किया, यानी मेंडल ने जो प्रयोग किया किसमें, वंशानुक्रम की बात हो रही है। आप उस वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया। तो मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया बच्चों, चूहों पर। ऐसे प्रश्न आएगा, चूहों पर प्रयोग किया। फिर अगला प्रश्न है, व्यक्ति वंशानुक्रम का योग फल नहीं गुणन फल है। किसने कहा बच्चों, तो ये किसके अनुसार है कथन, किसकी बात हो रही है। आप जाएंगे वातावरण किसका, वंशानुक्रम का, कि व्यक्ति वंशानुक्रम का योग फल नहीं गुणन फल है। किसने कहा बच्चों, ये थार्नडाइक ने कहा। किसने कहा, थार्नडाइक। फिर अगला प्रश्न आपका है कि शैले के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं, हमने बताया था ना कि शैले महोदय हैं जो सबसे छोटा दिए हैं अवस्थाओं का, जो अवस्थाएं हैं यानी मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका विभाजन सबसे छोटा किसने किया है, शैले महोदय। तो आपको याद आ गया होगा कि कितने प्रकार से बताए हैं। तो मुख्य रूप से कितने इन्होंने शैले के अनुसार कितने बताए हैं, 3 प्रकार। और जो मुख्य रूप से हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो 4 प्रकार के, शैशवा, बाल्या, किशोरा
नहीं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आइए हम लोग देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के वंशानुक्रम के कौन से 2 गुण मिले होते हैं। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को, सॉरी बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम के कौन से 2 गुण मिले होते हैं। आप बताइए कौन से 2 गुण मिले होते हैं। ये तो आपने जान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम के 2 गुण मिले होते हैं। तो आप जाइएगा वीडियो देखिएगा, उसमें प्रत्यागमन का एक नियम है, उसमें दिया हुआ है कि मुख्य रूप से प्रत्यागमन के जो नियम है उनके अनुसार मानव को वंशानुक्रम से, यानी जो माता पिता उनसे 2 गुण मिले होते हैं। कौन कौन? सुप्त और जागृत। कौन कौन सा? सुप्त और जागृत। सुप्त और जागृत। फिर अगला प्रश्न है, शिशु का शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे तीव्र होता है? आप बताएंगे। ये आपने सबसे पहले ही पढ़ा होगा कि जो बालक है उसका सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में होता है। तो ये जो होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि शैशवावस्था में होता है। किस में होता है? शैशवावस्था। और शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया था ना, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। तो ये बच्चों पूर्व शैशवावस्था में होता है। किस में होता है? पूर्व शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था। और पूर्व शैशवावस्था की जो आयु है वो कितनी है? 0 से 3। कितने है? 0 से 3 वर्ष तक। अब 0 से 3 वर्ष तक तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि शिशु का जो शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो ये 0 से 3 वर्षों तक यहाँ क्या होता है? सबसे अधिक विकास होता है। तो बच्चों इसी तरह प्रश्न उत्तरी लेकर हम लास्ट में आपको रोज मिलेंगे। धन्यवाद।